हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। टेट 2023 के कंप्यूटर साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये तीसरा मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूं और मैं आज से कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं ताकि आपके रिवीजन में समय की थोड़ी बचत हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसके जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं एक लिंक दूंगा जो टेलीग्राम का लिंक होगा। आप उस लिंक पर जाकर और इस जो भी ये पीडीएफ है या इससे पहले वाला जो भी मॉक टेस्ट है उसका पीडीएफ है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं वो पीडीएफ डाल दूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। जो भी पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफायर में कौन करेक्ट है। आइडेंटिफायर की बात कर रहा है, तो आइडेंटिफायर का रूल रूल होता है, लगभग 4 नियम है इसके। वो नियम जरूर आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा दूँ उसका। तो देखिए, आइडेंटिफायर सबसे पहला है कि नंबर से शुरू नहीं होता है, तो ये कट गया। आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज हो सकता है, तो ये भी कट गया। स्पेशल सिंबल में बस आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, बस अंडर स्कोर, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं अंडर स्कोर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अंडर स्कोर है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो भी डॉलर साइन है ये अंडर स्कोर नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर से शुरू हो रहा है, तो ये भी छट गया। ये आपके लिए सही हो रहा है। ठीक है, तो 4 नियम है। एक तो है कि आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि उसमें स्पेशल सिंबल कुछ नहीं दे सकते हैं अंडर स्कोर के अलावा। ठीक है, तीसरा है कि कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप रूल को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी टीआरई में भी। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन नहीं है? तो 3 प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कोई टाइप नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिक द इनकरेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इनकरेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है। अगर आप जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं ना, तो आपका आंसर कुछ अलग आ जाएगा, जो कि गलत भी हो सकता है। तो पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अगर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इनलाइन फंक्शन तो आपके लिए दूर की बात है। ठीक है, तो पहले फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर इनलाइन फंक्शन को आप कवर कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनलाइन फंक्शन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, दे रिड्यूस। सॉरी, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे इनलाइन फंक्शन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दे जनरली वेरी लार्ज। यहाँ पे लिख रहा है वेरी लार्ज, जबकि जनरली वेरी शॉर्ट होता है। जो भी इनलाइन फंक्शन होता है ना, वो छोटा होता है। ठीक है, आप समझिए। और यहाँ पे लिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। छोटा, जो चीज़ छोटा होगा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिंपल होता है। तो इनलाइन फंक्शन का भी कुछ रूल होता है। इनलाइन फंक्शन में कोई आप कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स, लूप, ये सब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी कॉम्प्लिकेशन उसका खत्म हो गया। एकदम सिंपल आप जोड़ घटा गुणा भागा, मतलब सिंपल अरिथमेटिक वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इनलाइन फंक्शन है वो एक तरह से वो फंक्शन कॉल के ओवरहेड को कम कर देता है। कैसे कम हो जाता है? ये कम होने के पीछे का कारण क्या है कि जब भी कोई इनलाइन फंक्शन को कोई फंक्शन कॉल करता है, तो इनलाइन फंक्शन के अंदर का सारा कोड उठ के उस फंक्शन में ही चला जाता है। तो इससे आने जाने का समय भी बच जाता है। हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे अगर है मेन फंक्शन, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये मेन फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का बॉडी है। यहाँ पे कोई ए नाम का फंक्शन है जो कि इनलाइन फंक्शन है। इसमें 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे ए फंक्शन को आपने अगर कॉल किया, ठीक है, तो जब आप ए फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो ये दोनों लाइन का कोड यहाँ से कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन कॉल के जगह पे ये 2 लाइन का कोड ही पेस्ट हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल का टेंशन खत्म हो गया। मतलब कि कंट्रोल जब भी यहाँ पे आता तो फिर इस फंक्शन के पास जाता, फिर यहाँ से वापस आता, तो जाने और आने में भी कुछ टाइम लगता है। तो ये सब खत्म हो जाता है हेडेक। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे ये रिड्यूस कर देता है, फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिड्यूस कर देता है। रिटर्न कॉल फ्रॉम फंक्शन, इस तरह के ओवरहेड को भी ये कम कर देता है। ठीक है, जो भी कोड होता है
इनलाइन फंक्शन के अंदर का जो भी कोड होता है वो सारे के सारे कोड को इंसर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, जिस पॉइंट पे उसको कॉल किया जाता है। तो इस पॉइंट पे कॉल किया गया तो ये सारा कोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। यही है इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना एक्सप्लेन मैं हर क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, देखिए ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर इस तरह का, अगर आप सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात हो रही है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की बात आएगी तो वहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन का चर्चा होगा। तो जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो क्लास अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। विच कंसेप्ट अलाउ यू टू रीयूज द रिटर्न कोड। रीयूज की जब भी बात करेगा तो इनहेरिटेंस, आंख मुन के इनहेरिटेंस मार दीजिएगा। इनहेरिटेंस आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड ए क्लास। किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मेंबर फंक्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है C++ में। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा वो ऑप्शन है जहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कर सकते हैं, और ये फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, क्लास के साथ भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि बुलियन वेरिएबल कितना बाइट मेमोरी लेता है, तो ये 1 बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C++ इक्विवेलेंट फॉर स्कैनएफ। स्कैनएफ अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो स्कैनएफ प्रिंटएफ आपने पढ़ा होगा। तो स्कैनएफ पे थ्रू इनपुट लेते हैं, तो यहाँ सीन के थ्रू इनपुट लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन भी यही है लेकिन इसका ठीक उल्टा है। प्रिंटएफ के बदले C++ में क्या यूज करते हैं, मतलब सी लैंग्वेज में जो प्रिंटएफ यूज करते हैं उसके जगह पर C++ में क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं सी आउट। और ध्यान रखिएगा ये प्रिंटएफ और स्कैनएफ C++ में भी यूज होते हैं, तो इसीलिए इक्विवेलेंट बोल रहा है कि प्रिंटएफ यहाँ पे भी यूज होता है। इसके अलावा कोई और है जो यूज होता है, हाँ तो सी आउट है। 11 नंबर क्वेश्चन पे करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। देखिए एग्जिट कंट्रोल लूप में एक ही लूप आता है डू वाइल। एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप आ जाता है जो कि है फॉर और वाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एंट्री कंट्रोल लूप मतलब पहले कंडीशन चेक हो फिर बाद में काम हो। तो फॉर लूप और वाइल लूप में ही ऐसा होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप पहले काम हो जाए फिर आपका जो भी है कंडीशन चेक किया जाए। तो वो केवल डू वाइल लूप ही ये फैसिलिटी आपको देता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस। देखिए फिजिकल डिवाइस में हमेशा हार्डवेयर आता है, तो हार्डवेयर ही आपका आंसर हो जाएगा। फिजिकल डिवाइस में हमेशा हार्डवेयर आता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ लोगों का कंप्लेन था कि ये क्वेश्चन विजिबल नहीं दिख पाता है आपको, तो थोड़ा सा आप रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा तो विजिबल हो जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा जहां जूम करने का वहां जूम कर दूंगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कौन कराता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनपुट लेता है, आउटपुट डिवाइस आउटपुट देता है। इस तरह से बाहरी दुनिया कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन जो भी है ना, ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें टाइम शेयरिंग, इसका सही ऑप्शन है टाइम शेयरिंग। ये क्वेश्चन हूबहू है वहां से मैंने लिया है, ठीक है। करें which of the following service allows a user to log into another computer somewhere on the internet। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पे कहीं दूर रखा हुआ कंप्यूटर में आप लॉग इन करते हैं, तो ये जिस तकनीक का यूज करके आप करते हैं उसको बोलते हैं टेलनेट। तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसके मदद से आप रिमोट कंप्यूटर में लॉग इन करते हैं। याद रखिएगा बस रिमोट कंप्यूटर, यही वर्ड याद रखिएगा, रिमोट कंप्यूटर
या किसी अनदर लोकेशन पे रखा हुआ कंप्यूटर। 17 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, लेकिन किस आधार पे? ऑपरेशन के आधार पे। तो ऑपरेशन के आधार पर डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड ये कंप्यूटर का प्रकार है, लेकिन रिमोट कोई प्रकार नहीं है। रिमोट कंप्यूटर कोई प्रकार नहीं है। देखिए, कंप्यूटर का जो भी प्रकार है ना, कुछ आधार पर रखा गया। जैसे ऑपरेशन के आधार पर है 3, ऑपरेशन के आधार पर 3, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है, जो कि ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है। शेप एंड साइज के आधार पर है 4, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। पर्पस के आधार पर है 2, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये डीबीएमएस है। ए रिलेशनल डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। देखिए, जब भी रिलेशनल की बात करें तो रिलेशनल डाटाबेस में टेबल होता है। रिलेशनल डाटाबेस में बस टेबल का कलेक्शन होता है, और इसी टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन डैश ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप एमॉन्ग ए सेट ऑफ वैल्यू। देखिए, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यू बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा रो। क्या आ जाएगा? रो। जब इस सेट ऑफ वैल्यू के बीच में अगर रिलेशन बोले तो आ जाएगा रो। लेकिन अगर ऐसा बोले कि दो टेबल के बीच में, दो टेबल के बीच में रिलेशन की बात करें, तो वहां पे आपका फॉरेन की हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है? फॉरेन की। 20 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। द टर्म डैश इज यूज टू रेफर रो। देखिए, रो को हम लोग बोलते हैं टपल, और जो भी अब यहाँ पे एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो रो का दूसरा नाम टपल, एट्रीब्यूट का दूसरा नाम कॉलम। एट्रीब्यूट को फील्ड के तौर पे भी पुकारते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा नाम एट्रीब्यूट का हो जाएगा फील्ड। 22 नंबर पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे दो फिल करना है, ठीक है। डाटाबेस डाटाबेस डैश विच इज द लॉजिकल डिजाइन। जब भी लॉजिकल डिजाइन की बात करेगा ना, जब भी लॉजिकल बोलेगा तो उसमें आ जाएगा आपका स्कीमा, ठीक है। जब भी लॉजिकल बोलेगा तो आ जाएगा स्कीमा। और स्नैपशॉट ऑफ द डाटा बोलेगा, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जैसे हम लोग कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसी को ना स्नैपशॉट बोलते हैं। तो जब भी स्नैपशॉट बोलेगा तो इसका हो जाएगा इंस्टांस। क्या हो जाएगा? इंस्टांस। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ। लॉजिकल डिजाइन, जो भी स्कीमा होता है उस पूरे टेबल का लॉजिकल डिजाइन होता है, या पूरे डाटाबेस का लॉजिकल डिजाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। और यहाँ किसी डाटाबेस का एक टाइम पे लिया गया स्नैपशॉट क्या कहलाएगा? इंस्टांस। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कोर्स टेबल का नाम है कोर्स आईडी, SEC ID, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर। ये 3 एट्रीब्यूट है। मतलब इसको अगर इस तरह से डायग्राम बनाए तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया मेरा कोर्स आईडी, ठीक है, CID लिख देते हैं शॉर्ट में। और ये हो गया मेरा सेक्शन आईडी, तो SECID लिख देते हैं, ठीक है। और ये मेरा होगा सेमेस्टर, तो इसको लिख देते हैं सेम। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कॉलम का हेडिंग हो गया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? कॉलम। और यहाँ पे कोर्स क्या हो गया? टेबल का नाम हो गया, COURS, कोर्स टेबल का नाम हो गया। तो बस अब यही तो पहचानना है आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर ये क्या है? तो ये एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एट्रीब्यूट। एंड कोर्स क्या है? तो कोर्स क्या है? रिलेशन है। तो बी नंबर ऑप्शन आपके लिए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पे आते हैं। द टपल ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। टपल जो होता है ना, टपल का मतलब रो, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ए कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द कैश, ठीक है। एग्जीक्यूशन के दौरान इंस्ट्रक्शन का एक कॉपी कहाँ पड़ा रहता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो कहाँ पड़ा रहता है? कैश में, कैश मेमोरी में, ठीक है। 27 नंबर पे आते हैं।
वेन परफॉर्मिंग ए लूपिंग ऑपरेशन, लूप हम लोग जैसे प्रोग्राम में लूप लिखते हैं ना, तो जब वो लूप जब एग्जीक्यूट करता है तो उस समय की बात कर रहा है। कह रहा है कि वेन परफॉर्मिंग ए लूप ऑपरेशन द इंस्ट्रक्शन गेट्स स्टोर्ड इन द कैश। यहाँ पे भी कैश में ही इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। मैं आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि आपको क्या करना है, कुछ फुल फॉर्म याद करके चलना है, कम से कम 100-150 फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। 29 नंबर पे आते हैं, क्या बोला है, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू। देखिए एड्रेसिंग मोड बहुत सारा होता है। ठीक है, ये सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे बोल रहा है कि वो जो भी ऑपरेंड वैल्यू है वो डायरेक्टली स्पेसिफाइड कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट। ठीक है, ओ सॉरी, इमीडिएट नहीं, यहाँ पे एक मिनट, इमीडिएट ही होना चाहिए। हाँ इमीडिएट ही होगा सर, मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज मैं भी हो गया था। इमीडिएट ही होगा। जब भी आपको बोले डायरेक्टली स्पेसिफाई, देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, इमीडिएट। थोड़ा सा इस तरह से रिलेट आप कर सकते हैं। 30 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 30 नंबर, द रजिस्टर यूज टू स्टोर द फ्लैग्स। जब भी फ्लैग्स को स्टोर करने की बात बोलेगा तो स्टेटस मारिएगा, स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस फ्लैग्स। जब भी हम लोग कंप्यूटर में जब जब कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे फ्लैग्स रजिस्टर का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे इसको स्टेटस रजिस्टर में ही फ्लैग का वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, तो जब भी फ्लैग बोले तो आप स्टेटस रजिस्टर मार दीजिएगा, आँख मूंद के मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म ये लग रहा है लगभग सबको तो याद ही होगा। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, खोज लीजिए कौन है उसको मार दीजिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि HTML5 का डॉक टाइप सिंटेक्स, तो HTML5 में ही है। HTML4 में आप इसको न भी लगाते हैं तो काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी HTML5 लिखिएगा तब आपको वहाँ पे आपको लगाना होगा। तो देखिए करेक्ट सिंटेक्स कौन है, तो ये वाला आपका करेक्ट सिंटेक्स है। इसी तरीके से आपको लिखना होगा डॉक टाइप। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि HTML पेज को दिखाता है, रेंडर करता है, मतलब एक तरह से HTML पेज को रीड करता है, फिर आपके लिए एक तरह से ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में आपको दिखा देता है। तो ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या करता है, HTML कोड को पढ़ता है और आपके लिए आपके भाषा में पेज रेंडर कर देता है। रेंडर करने का मतलब कि कंपाइल करके, मतलब उसको ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में दिखा देना। 34 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग। जब लार्जेस्ट हेडिंग की बात करेगा तो आप H1 लगाइएगा, जब भी स्मॉलेस्ट हेडिंग की बात करेगा तब H6। H6 सबसे छोटा हो जाता है और H1 सबसे बड़ा हो जाता है और H2 H3 इस बीच का है। 35 नंबर पे, विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डाटा। देखिए मेटा डाटा का जब बात करेगा, कह रहा है कि HTML के किस पार्ट में मेटा डाटा को कंटेन करके रखा जाता है, तो हमेशा हेड में लगाया जाता है। हेड टैग में HTML का मेटा डाटा लगाया जाता है। ठीक है, 36 नंबर पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आसान भी है, अगर आपको नहीं पता है तो टफ भी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन है, जिसको बुलियन इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये बुलियन इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि कितना एंड गेट का यूज किया गया है, कितना और गेट का। आपको पता है कि एंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन साइन से, और गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। तो अगर यहाँ पे बी और डी लिखा हुआ है तो आपको मान के चलना होगा, एक सेकेंड, बी डी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए इसके बीच में क्या है, डॉट। तो डॉट का मतलब एंड, तो एंड कितना है 3, और कितना है, मतलब प्लस कितना है 2। तो देख लीजिए 3 और 2 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट एकदम इसको तो रटे जाइएगा, बहुत मतलब नाम ही है यूनिवर्सल। यस, जितने भी लॉजिक गेट्स है ना सबसे ज़्यादा इसी पूछा जाता है, नैंड और नॉर, नैंड और नॉर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए।
देखिए 38 में क्या कर रहा है कि ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक गेट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके कौन सा लॉजिक गेट बनाया जा सकता है, तो नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट। 39 नंबर, हाउ मेनी ट्रूथ टेबल एंट्रीज, ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या एंट्री की बात कर रहा है, आर नेसेसरी फॉर 4 इनपुट सर्किट, 4 इनपुट सर्किट की बात कर रहा है। आपको मैं इसको समझाने के लिए कुछ इस तरह से समझाता हूँ। ये है मान ली कि एंड गेट, ठीक है, ये ए और ये बी, और ये कुछ वाई करके इक्वेशन में लिख देता हूँ ए डॉट बी। तो इसके लिए आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ए बी, ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से आप लेके चलते हैं। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब 2 वेरिएबल है तो इनपुट कितना हो गया, 4। तो जब 4 वेरिएबल हो जाएगा तो इनपुट हो जाएगा 16, मतलब इंट्रीज कितना हो जाएगा, इनपुट एंट्री 16। बस इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। देखिए 40 क्या करता है, द बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट 3 ही होता है, एंड और नॉट, ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से बात कर रहा है। द बेसिक लॉजिक गेट होज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, कह रहा है कि वो लॉजिक गेट्स बताओ जो बेसिक हो और उसका जो भी आउटपुट हो ना वो कॉम्प्लीमेंट हो। तो नॉट गेट के पास ही ये फैसिलिटी है, तो नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे 41 नंबर बोल रहा है इसका फुल फॉर्म SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसी तरह से आगे वाला है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। एक होता है ULSI, फिर होता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 43 में देखिए क्या कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सा लॉ का हिस्सा है। बुलियन अलजेब्रा में आपको लगभग 10 से 12 लॉ पढ़ना होगा, ठीक है, तो वो 10 से 12 लॉ मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिसमें वो 10 से 12 जो भी लॉ है मैं उसको कवर कर दूंगा और मैं ट्रिक्स से आपको याद करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना ये एब्जॉर्प्शन में आएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, मैं इसको अलग से वीडियो लाकर आपको याद करा दूंगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग को नंबर सिस्टम नहीं आता होगा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग को नंबर सिस्टम आता होगा। अगर नहीं आता हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं नंबर सिस्टम का भी एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा, आधे घंटे में तीनों नंबर सिस्टम में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑक्टल है और आपको क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल का हेक्साडेसिमल कैसे निकाला जाता है, तो ये सब आपको अगर पता होगा तो आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पहले बेस 2-3 तरीका होता है, कितना लोग ऐसे बेस करके और इस तरह से निकालता है, तो आप जैसे निकालना हो आप निकाल लीजिएगा, मैं इसका जस्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आप इसे खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर तो सब के सब है लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू कौन रखता है, तो सबसे बड़ा वैल्यू ये रखेगा, ये एफ लिखा है, F15 का क्या होता है एफ, तो एफ, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू रखेगा। 46, देखिए 46 क्या कर रहा है, ऑक्टल इक्विवेलेंट, ये डेसिमल नंबर है और इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आपको निकालना है, मतलब डेसिमल से ऑक्टल निकालना। तो डेसिमल से ऑक्टल आप लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं ना, फिर इसमें 8 से डिवाइड करके, तो उस तरह से करके आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है, खुद से निकाल लीजिएगा और फिर नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम अलग से आपको बता देंगे, ठीक है। हालांकि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 47, ठीक है, 47। अब ये जो क्वेश्चन 47 है ना, ये क्वेश्चन ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि व्हाट लेयर इन द टीसीपी आईपी स्टैक इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई, मतलब ओएसआई लेयर में वही लेयर है और टीसीपीआई में भी वही लेयर है, वो कौन सा लेयर है, तो वो हो जाएगा आपका होस्ट टू होस्ट लेयर,
दोनों में ये बराबरी पर रहता है। ठीक है, टीसीपी आईपी के स्टैक में देखिएगा या ओएसआई के स्टैक में देखिएगा, दोनों में ये मतलब कि बराबर में ही रहता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है। 48 which of the following protocols uses both TCP UDP? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, ये दोनों पे काम करता है। 49 वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर जो है ना, एप्लीकेशन लेयर ही एग्जांपल है वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल का। 50 टीसीपी आईपी किससे रिलेटेड है, आरपानेट से। टीसीपी आईपी किससे रिलेटेड है, आरपानेट से। वो कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, डिवाइस ऑपरेटिंग एट नेटवर्क लेयर, तो राउटर है जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ये नेटवर्किंग अलग से, नेटवर्किंग का कुछ कलेक्शन हम बनाएंगे जिसमें ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैं आपके लिए अलग से ला दूंगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि व्यूअर बेस थोड़ा सा बढ़ेगा तभी थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।